गोनका ग्रुप यह कहानी एक मारवाड़ी परिवार की है जो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए राजस्थान की तपती जमीन से कोलकाता पहुंचते हैं और दोस्तों उन अंग्रेजों को अपनी सीढ़ी बनाते हैं जो हम इंडियंस को दोस्तों अपने पैरों की जूती समझते थे। व्यापार उनके खून में था, इसलिए शुरुआत भले ही जूट और टेक्सटाइल की ट्रेडिंग से शुरू हुई, लेकिन दोस्तों आज हर इंडस्ट्री में उनकी पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत है। लेकिन आपको गोनका ग्रुप के बारे में कितना पता? दुनिया की पहली डेमिंग प्राइज विनर टायर कंपनी सीएट और दोस्तों हिस्टोरिक म्यूजिक एंड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी सारेगामा गोनके का ही ब्रांड है। दोस्तों पावर ट्रांसमिशन की दिग्गज कंपनी केईसी इंटरनेशनल से लेकर रिटेल चेन स्पेंसर, आईटी कंपनी जेंसार, फार्मा कंपनी आरपीजी लाइफ साइंसेस और दोस्तों बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की दिग्गज कंपनी फर्स्ट सोर्स जैसी तमाम और भी कंपनीज दोस्तों गोनका ग्रुप के पोर्टफोलियो में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, और स्नैक्स ब्रांड टू यम और दोस्तों आईपीएल की सबसे महंगी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स भी गोनका ग्रुप ही ओन करती है। दोस्तों पॉलिटिक्स हो या फिर दोस्तों सोशल वर्क या फिर दोस्तों गेम्स हो, गोनके का कंट्रीब्यूशन दोस्तों हर फील्ड में रहा है। लेकिन दोस्तों यह विशाल बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के पीछे एक मारवाड़ी परिवार के 5 जनरेशन की कड़ी मेहनत, स्ट्रेटेजिकल ब्रिलियंस और कुछ बोल्ड मूव हैं। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम गोनके परिवार की शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी जर्नी को जानते हैं। दोस्तों आज आरपीजी यानी कि राम प्रसाद गोनके के 2 बिजनेस ग्रुप है जिन्हें दोस्तों उनके 2 बेटे संभाला करते हैं। आरपीजी इंटरप्राइजेस की कमान जहां बड़े बेटे हर्ष गोनके के हाथ में है दोस्तों, वही दोस्तों आरपीएसजी ग्रुप उनके छोटे बेटे संजीव गोनके जी संभालते हैं। लेकिन दोस्तों इनकी स्टोरी तक पहुंचने से पहले हमें जाना होगा फ्लैशबैक में, वो भी दोस्तों 200 साल पहले। बात है दोस्तों 1820 की, जब राजस्थान के एक छोटे से गांव दोंदलूट से निकलकर रामदत्त जी व्यापार के सिलसिले में कोलकाता पहुंचते हैं। अब दोस्तों वे मारवाड़ी थे तो बिजनेस की समझ उनके डीएनए में हुआ करता था, लेकिन दोस्तों उस समय अंग्रेजों की इजाजत के बगैर धंधा कर पाना पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए दोस्तों उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश टेक्सटाइल मर्चेंट्स के साथ अपने रिलेशनशिप को यानी कि अपने रिलेशन को सही करने पर ध्यान दिया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों टाटा हो या फिर बिरला सभी के सभी जूट और टेक्सटाइल की ट्रेडिंग में लगे हुए थे। वे शुरुआत करते हैं दोस्तों मनी लैंडिंग के बिजनेस से और दोस्तों वो कुछ ही दिनों में डंकन ब्रदर्स, ऑक्टेवियस स्टील, रैली ब्रदर्स, केटिलवी एंड बुलेन जैसी ब्रिटिश कंपनीज के एजेंट बन जाते हैं। उनका बिजनेस दोस्तों तेजी से आगे बढ़ता है और धीरे धीरे कोलकाता में वह बिरला के बाद दूसरे सबसे बड़े धनी मारवाड़ी बन जाते हैं। उनके बड़े बेटे रामकृष्ण दास डुंडुलोद में परिवार की देखभाल किया करते थे, जबकि छोटे बेटे अर्जुन दास उनके साथ कोलकाता में रहते थे। और दोस्तों आज भी डुंडुलोद में अर्जुन दास की बनवाई हुई एक शानदार हवेली मौजूद, जिसको दोस्तों अब एक म्यूजियम के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। साल 1864 ने भी अपने फैमिली बिजनेस को ही कंटिन्यू रखा, लेकिन दोस्तों उनका कद अब काफी बढ़ चुका था और दोस्तों ब्रिटिश हुकूमत में उनकी अच्छी पकड़ बन गई थी। बद्रीदास गोनके उस मारवाड़ी परिवार के पहले शख्स थे जो कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में ग्रेजुएशन कंप्लीट किए और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पहले इंडियन चेयरमैन बनाए गए, जो आगे चलकर दोस्तों साल 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तब्दील हो गया। तो इस तरह अगर देखा जाए तो आजादी के पहले तक गोनके फैमिली सिर्फ मनी लैंडिंग और ट्रेडिंग का ही कारोबार किया करती थी। लेकिन दोस्तों असली कहानी की शुरुआत होती है आजादी के बाद, जब दोस्तों बद्रीदास के बेटे केशव प्रसाद ने अपनी बिजनेस को सिर्फ ट्रेडिंग के दायरे से निकालकर इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करने का फैसला किया। सबसे पहले दोस्तों उन्होंने ऑक्टेवियस स्टील का एक्विजिशन किया, जिसके पास एक शुगर मिल, कोला ब्लॉक और 4 पावर सप्लाई कंपनीज थी। और फिर आगे चलकर डंकन ब्रदर्स को टेक ओवर कर दिया गया, जिनके जूट और टेक्सटाइल के बिजनेस में अच्छी खासी पकड़ थी। केशव प्रसाद ने एक्विजिशन का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि पूरी इंडस्ट्री हैरान हो गई और जल्द ही दोस्तों कुर्ला मिल्स, एशियन केबल्स, जुबली मिल्स, स्वान मिल्स, बीएन एलिस और दोस्तों मर्फी इंडिया को अपने में मर्ज करके अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर दिया। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि ये सारे के सारे डील्स लिबरलाइजेशन के पहले हुए, जब इंडस्ट्री पर दोस्तों गवर्नमेंट का तगड़ा कंट्रोल था। केशव प्रसाद जी के 3 बेटों में से सबसे बड़े बेटे राम प्रसाद गोनके यानी कि आरपीजी थे, जो अपनी ग्रेजुएशन कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से कंप्लीट किए थे और कंप्लीट करके हार्वर्ड में मैनेजमेंट की पढ़ाई करने चले गए थे। लेकिन दोस्तों मात्र 21 साल की एज में वापस आकर अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर दिया और दोस्तों अपने पिता की एग्रेसिव स्ट्रेटेजी को ही आगे बढ़ाने लगे। लेकिन दोस्तों उनके बिजनेस के तौर तरीकों से उनके 2 भाई कंफर्टेबल नहीं थे, जिसकी वजह से दोस्तों आरपीजी ने अपने पिता को खुद को एक फ्री हैंड देने को रिक्वेस्ट किया और दोस्तों केशव जी ने कुछ सोच विचार करके अपनी प्रॉपर्टी 3 बेटों में डिवाइड कर दी। आरपीजी को 4 कंपनीज फिलिप्स कार्बन, अगरपारा जूट, एशियन केबल्स, मर्फी रेडियो, ये चारों के चारों दोस्तों उनको विरासत में मिल गई। और दोस्तों इन चारों कंपनीज का कंबाइंड टर्नओवर उस समय मात्र 105 करोड़ रुपए का था
और दोस्तों इन्हीं चारों कंपनीज को मिलाकर दोस्तों राम प्रसाद गोनके ने साल 1979 में नींव रखी आरपीजी इंटरप्राइजेस की। आरपीजी देखने में एक सामान्य और शांत किस्म के इंसान थे, लेकिन उनका मैनेजमेंट स्किल और मुश्किल वक्त में डिसीजन लेने की क्षमता कमाल की थी। उनके पिता केशव प्रसाद जी ने एक्विजिशन का जो दौर शुरू किया वह तो बस एक ट्रेलर था। असली एक्विजिशन और बिजनेस एक्सपेंशन की शुरुआत तो अब होने वाली थी। दरअसल आरपीजी की कई कंपनीज के साथ मर्जर की बात पहले से ही चल रही थी, जिसे उन्होंने डिवीजन के बाद अपने दम पर क्लोज किया। जैसे कि आप भी जानते हो कि 70s और 80s में कोलकाता का डाउनफॉल का दौर था और जो इंडस्ट्रीज थी वहां से कमर्शियल कैपिटल मुंबई की तरफ शिफ्ट हो रही थी, लेकिन आरपीजी गोनके के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं पड़ा। और देखा जाए तो साल 1980 से 90 के दौर ही आरपीजी इंटरप्राइजेस की हिस्ट्री के सबसे रोमांचक दौर था। आए दिन ये खबर सुनने को मिलती थी कि आरपीजी इंटरप्राइजेस ने फिर एक कंपनी खरीदी और इस एक्विजिशन की शुरुआत उन्होंने इटली की एक टायर कंपनी सीएट से की, जो 1982 में आरपीजी ग्रुप का एक हिस्सा बन गई। फिर आरपीजी की नजर पड़ी केईसी इंटरनेशनल पर, जो इलेक्ट्रिक पावर एंड ट्रांसमिशन के फील्ड में काफी बड़ी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन उस समय अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही थी। फिर क्या ही था, आरपीजी इंटरप्राइजेस का वो बोर्ड उस कंपनी के पीछे भी लग गया। लेकिन दोस्तों गोनका साहब जैसे डिसीजन लेते हैं और दोस्तों उनके जैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना इतना आसान नहीं है। और दोस्तों हमारी जिंदगी में भी कई ऐसे मोड़ आते हैं जब बिना एक्सपीरियंस के डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों इस समय पर दोस्तों काम आती है इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों मैंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना रखी है और दोस्तों आप चाहो तो जाके चेक भी कर सकते हो मेरे चैनल पर। चलिए दोस्तों कहानी में वापस लौटते हैं। दोस्तों इसके बाद सीएट और केईसी का हेड मुंबई में होने से गोनके साहब का मुंबई आना जाना काफी होने लगा, जहां उनकी दोस्ती लता मंगेशकर, देवानंद और मीना कुमारी जैसे सिल्वर स्क्रीन के सितारों से हुई। और इसी दोस्ती ने गोनके साहब को एक नए एक्विजिशन के लिए मोटिवेट किया। एक ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड आरपीजी इंटरप्राइजेस की हो गई, जिसे आज हम सारेगामा इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं। और आज इंडियन फिल्म म्यूजिक का सबसे बड़ा कलेक्शन इसी के पास मौजूद है। और जल्द ही सारेगामा कारवा के नाम से इनका एक डिजिटल म्यूजिक लोगों में खूब ज्यादा पॉपुलर हुआ। अब एक्विजिशन की बारी थी हैरिसन मलयालम यानी कि HML की, जिस पर कब्जा करके आरपीजी ग्रुप चाय और रबर प्लांट की एक बड़ी कंपनी बन गई। इतना सब कुछ खरीदने के बाद भी आरपी गोनके का मन भरा रही और साल 89 में उन्होंने बैक टू बैक 3 कंपनीज का एक्विजिशन किया। पहली कंपनी कोलकाता इलेक्ट्रिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन CESC, जिस कंपनी ने साल 1879 में पहली बार कोलकाता में इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई की थी। दूसरी कंपनी थी एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन की कंपनी व्रेकम, और तीसरी कंपनी थी स्पेंसर्स, जो कि एक मल्टी फॉर्मेट रिटेल चेन है, जिसका आज इंडिया के अंदर 35 सिटीज में 125 स्टोर मौजूद हैं। फिर साल आया लिबरलाइजेशन का, यानी कि साल 1991। गोनके साहब यह बात अच्छी तरीके से समझते थे कि इतने सारे बिजनेसेस को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से टच में रहना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने न्यू दिल्ली में समय बिताना शुरू कर दिया। और आगे चलकर साल 2000 में उन्हें राज्यसभा का MP बनने का मौका मिला। खैर बिजनेस पर वापस लौटते हैं। साल 1993 में आरपीजी इंटरप्राइजेस ने अमेरिका की सीरम इंडिया लिमिटेड के स्टेक खरीदकर हेल्थ केयर और फार्मा इंडस्ट्री में भी एंटर कर लिया, जिसे आज हम दोस्तों आरपीजी लाइफ साइंस लिमिटेड के नाम से जानते हैं। और दोस्तों आरपी गोनके ने जिस अंदाज से कंपनी का एक्विजिशन किया, लोग उन्हें टेक ओवर किंग कहा करते थे। और अब दोस्तों उनके पोर्टफोलियो में इतनी ज्यादा कंपनीज हो गई थी कि उनको मैनेज कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। लेकिन दोस्तों उनके दोनों बेटे बखूबी उन कंपनीज को मैनेज करने लगे और गोनके ग्रुप तेजी से आगे बढ़ने लगा। उनके बड़े बेटे हर्ष गोनके मुंबई शिफ्ट हो गए, लेकिन छोटे बेटे संजीव कोलकाता में ही अपने पिता के साथ काम करने लगे। दोनों के दोनों भाइयों में दोस्तों अच्छा खासा तालमेल है, यानी कि था दोस्तों, और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक आरपी गोनके ने एक ऐसा डिसीजन लिया कि दोनों भाई हैरान हो गए। बात है साल 2010, जब आरपीजी इंटरप्राइजेस की मार्केट कैप लगभग 9,000 करोड़ के आसपास थी। गोनके साहब ने डिसाइड किया कि वह अपनी प्रॉपर्टी दोनों बेटों में डिवाइड कर देंगे। लेकिन जब यह बात हर्ष और संजीव गोनके के सामने रखी गई तो दोनों भाई शॉक रह गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इतना बड़ा फैसला लेने के पीछे वजह क्या होगी। गोनके साहब अपने फैसले पर अडिग रहे, लेकिन जानते हैं दोस्तों इसके पीछे की वजह क्या है? वजह भी मुकेश और अनिल अंबानी के बीच हुई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। और दोस्तों वो नहीं चाहते थे कि उनके बाद उस तरीके की कोई सिचुएशन उनके फैमिली के बीच में क्रिएट हो। डिवीजन के बाद बड़े बेटे हर्ष गोनके को आरपीजी इंटरप्राइजेस का ब्रांड नेम और उनके अंडर 4 फ्लैगशिप कंपनीज सीएट, केईसी इंटरनेशनल, जंसार और दोस्तों आरपीजी लाइफ साइंस विरासत में मिली, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों आज मुंबई में अवेलेबल है। और दोस्तों छोटे भाई संजीव गोनके को भी 4 फ्लैगशिप कंपनीज CESC, स्पेंसर्स, फिलिप्स कार्बन और दोस्तों सारेगामा विरासत में दी गई,
जिसे आज वह आरपी संजीव गोयनका ग्रुप से यानी कि ग्रुप के अंडर कोलकाता से मैनेज किया करते हैं। और दोस्तों इस डिवीजन के मात्र 3 साल बाद ही दोस्तों 2013 में राम प्रसाद गोयनके की डेथ हो गई। लेकिन अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर होगा कि आगे क्या हुआ, क्या डिवीजन और आरपी गोयनके की डेथ के बाद उनके बिजनेस एम्पायर पर कोई असर नहीं हुआ? चलिए दोस्तों आगे जानते हैं। दरअसल डिवीजन के बाद दोनों के दोनों भाई पूरी तरीके से आजाद थे। अपने हिसाब से डिसीजन लेने के लिए शुरुआत के दौर में थोड़ी मुश्किल तो हुई, लेकिन इस परिवार को तो पिछले 200 सालों से ऐसी तमाम मुश्किलों से उभरने की आदत पड़ गई थी। धीरे धीरे उनका बिजनेस फिर से ट्रैक पर आ गया और डिवीजन के बाद सिर्फ और 14 साल में ही दोनों भाइयों ने अपना रेवेन्यू लगभग 10 गुना तक बढ़ा दिया। और दोस्तों अगर हम ये कहें कि आरपी गोयनके साहब की फैमिली स्प्लिट का डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ तो कुछ गलत भी नहीं होगा। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात बड़े भाई हर्ष गोयनके की करें तो उन्होंने नए एग्जीबिशन पर ध्यान न देकर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही मजबूत किया और आज के टाइम में 4.8 बिलियन डॉलर के रेवेन्यू के साथ उनकी आरपीजी इंटरप्राइजेज 135 कंट्रीज में काम किया करती है। और अगर बात दूसरे भाई संजीव गोयनके की करें तो वह बड़े भाई से थोड़े से ज्यादा एक्टिव हैं और काम करने के तरीके में पिता की झलक साफ दिखाई देती है। डिवीजन के बाद से ही वो अपने पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई करने के लिए कुछ नए एक्विजिशन भी किए और तमाम नई सब्सिडरीज की भी शुरुआत करी। उनका सबसे बड़ा टेक ओवर साल 2012 में फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन था, जो कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी कंपनी है और पावर सेक्टर्स में अपना फुटप्रिंट बढ़ाते हुए आरपीजीएस ग्रुप ने कोलकाता के अलावा नोएडा, बीकानेर और मालेगांव में भी बिजली की सप्लाई करनी शुरू कर दी और साथ ही 4 स्टेट्स में इनके सोलर एंड विंड पावर प्लांट्स भी स्टेब्लिश है। और बात इनकी कंपनी पीसीबीएल की करें तो वो आज इंडिया की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक की कंपनी बन गई है। लेकिन इन सभी के अलावा आरपीएसजी ग्रुप का मेजर एक्सपेंशन रिटेल बिजनेस पे रहा है, जहां पर वो स्पेंसर के जरिए पहले से ही मौजूद थे। लेकिन आज नेचर्स बास्केट, 2yum जिसको आप खाते भी होंगे, इविता, डॉक्टर वेदियास और 2BeMe जैसे पॉपुलर फैशन ब्रांड भी इनके पास मौजूद है। स्पोर्ट्स में भी संजीव गोयनके की काफी दिलचस्पी है और आईपीएल के लखनऊ सुपर जायंट्स के अलावा उन्होंने कई सारे स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा कोलकाता का क्विस्ट मॉल, वुडलैंड्स हॉस्पिटल और आरपी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल भी आरपीजीएस ग्रुप का ही हिस्सा है। और यह ग्रुप आज 23 से भी ज्यादा कंपनीज के साथ दुनिया के 35 कंट्रीज में अपना कारोबार करके 4.3 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि गोयनके ग्रुप के बारे में आपको कुछ नए जानने को मिला होगा, आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी, यानी कि कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। तो इसी जानकारी के बदले दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूं।